अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है इमरान सीरीज़ बाय ज़हीर अहमद। हॉरर नंबर मकाशो। रात इंतहाई सर्द और तारीक थी। आसमान पर घटा घंघोर छाई हुई थी, जिसकी वजह से रात की तारीकी में बेपनाह इजाफा हो गया था। अफ्रीका के घने जंगलों में तारीकी का ये आलम था कि रात ने शबे दिजूर का सा माहौल पैदा कर रखा था। बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे और वक्फे वक्फे से बिजली कड़क रही थी। बिजली के चमकने से माहौल एक लम्हे के लिए मुनव्वर हो जाता, फिर हर तरफ घुप अंधेरा छा जाता। जंगल के जानवर और दरख्तों पर मौजूद परिंदे इस खौफनाक माहौल में खामोश थे और दुबके हुए थे, जैसे इस भयानक माहौल से वो डरे हुए हों। अचानक बादलों ने और ज़्यादा ज़ोरदार और खौफनाक आवाज़ में गरजना शुरू कर दिया, जैसे आसमान पर बेशुमार ताकतवर बम फट पड़े हों। बादलों में रोशनी की लहरें सी चमकीं और फिर बिजली इस जोर से कड़की कि जंगल के जानवरों तक के दिल दहल उठे थे। बेशतर जानवरों के मुंह से तो बिजली के इस कदर जोरदार कड़कने की वजह से डरी डरी चीखें निकल गई थीं। परिंदों ने सहमकर अपने मुंह परों में छुपा लिए थे। उसी लम्हे एक बार फिर बादल गरजा और साथ ही बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही जानवरों ने तेजी से इधर उधर भागना शुरू कर दिया। शायद वो बारिश से बचने के लिए किसी मुनासिब जायपनाह की तलाश में दौड़ रहे थे। देखते ही देखते वहां मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के चलने की वजह से दरख्तों के पत्ते खड़खड़ाने लगे थे, जिसकी वजह से माहौल और ज़्यादा खौफनाक और पुरहौल हो गया था। फिर बारिश और हवाओं ने तूफान का रूप धार लिया। तूफानी हवाओं की वजह से दरख्तों की शाखें यूं हरकत कर रही थीं, जैसे अभी दरख्त जड़ों समेत उखड़कर उन हवाओं में उड़ जाएंगे। अब हर तरफ से जानवरों और परिंदों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई थीं। इस खौफनाक माहौल में अचानक दरख्तों के एक झुंड से एक साया सा निकला और कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसी लम्हे बिजली चमकी तो साये का वजूद जैसे तेज रोशनी में नहा सा गया। वो एक सियाफाम हबशी था, जिसका जिस्म लंबा और सीना चौड़ा था। वैशी ने सुर्ख रंग का एक लंगोट पहन रखा था। उसके सर और चेहरे के बाल झाड़ झनकार की तरह बड़े हुए थे, जो बर्फ की तरह सफ़ेद थे। जिस्म के मुकाबले में उसका चेहरा बेहद बड़ा और फूला हुआ था। यूं मालूम हो रहा था जैसे उस पर भीड़ों ने हमला किया हो और उसके चेहरे पर काट काट कर उसे सुजा दिया हो। चेहरे की मुनासबत से उसकी आंखें बेहद छोटी और अंदर को धंसी हुई थीं, लेकिन उनमें चीतों की सी तेज चमक थी। वैशी के हाथ में एक स्याह रंग की टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थी, जिसे उसने नेज़े के से अंदाज में दरमियान से पकड़ रखा था। वो अंधेरे में यूं आगे बढ़ा जा रहा था जैसे उसे इन तूफानी हवाओं से कोई खतरा न हो। मुख्तलिफ रास्तों और दरख्तों के दरमियान से होता हुआ वो सामीगान कबीले की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गया। तेज बारिश और तेज हवाओं में सामीगान के वैशी चीखते हुए इधर उधर भागे फिर रहे थे। शायद तूफान की वजह से उनकी घास फूस की झोंपड़ियां उड़ रही थीं, जिनको बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हुए चीख रहे थे। वह शोर मचाते हुए इस कदर मसरूफ़ थे कि उनमें से किसी की भी नज़र उस अजनबी पर नहीं पड़ी थी, जो उनके करीब से निहायत इत्मीनान भरे अंदाज में कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। उसका रुख सरदार ज़काटा की झोंपड़ी की तरफ था, जो उन झोंपड़ियों में अलग कुछ फासले पर थी। सरदार ज़काटा दूसरे कबीलों से बहादुर नौजवान चुन चुनकर अपने कबीले में ले आया। शंकारा की मुकद्दस मूर्ति के चोरी हो जाने की वजह से उसके कबीले के नौजवानों ने चूंकि गारी तारा करके खुद को हलाक कर लिया था, इसलिए सरदार ज़काटा अपने कबीले को फिर से आज़ाद करना चाहता था। सरदार ज़काटा ने चूंकि शालाग और ताकतवर देवता को हलाक करके खुद बहुत बड़ा मर्तबा हासिल कर लिया था, जिसकी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी और जंगलों के तमाम कबीलों के सरदारों ने सरदार ज़काटा के सामने सर झुका दिए थे। अब सरदार ज़काटा जंगलों के तमाम कबीलों का न सिर्फ बड़ा सरदार बन गया था, बल्कि उसे महादेवताओं जैसी इज्जत भी दी जाती थी और उसकी पूजा भी की जाती थी। शालाक की पुजारन शाताना ने भी मुजस्सम औरत का रूप धार लिया था, जिससे सरदार ज़काटा ने शादी कर ली थी। वो भी इन कबीलों में बड़ी सायरा का मुकाम रखती थी। वो दोनों एक ही झोंपड़ी में रहते थे। फिर अचानक एक वैशी की नज़र उस अजनबी बूढ़े पर पड़ गई तो वो चौंक पड़ा। अजनबी बूढ़े का कद काठ और उसका भारी चेहरा उस वैशी की तवज्जो का बाइस बना था। रुक जाओ, कौन हो तुम? उस वैशी ने तेजी से अजनबी बूढ़े की तरफ बढ़ते हुए चीख कर कहा, तो उसकी आवाज़ सुनकर कबीले के दूसरे वैशी भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन अजनबी बूढ़ा नहीं रुका था। वो उसी तरह आगे बढ़ा जा रहा था जैसे उसने आवाज़ सुनी ही ना हो। अजनबी, मैं तुमसे कह रहा हूँ, रुक जाओ, उस वैशी ने कहा और फिर वह दौड़कर अजनबी बूढ़े के सामने आ गया। उसने नेफे में उड़सा हुआ खंजर निकालकर हाथ में ले लिया था। अजनबी बूढ़े ने नज़र भरकर उसकी तरफ देखा, फिर कन्नी कतराता हुआ उसके करीब से गुजरता चला गया। ये देखकर खंजर बरदार वैशी ने अपने होंठ भींच लिए। उसने दूसरे साथियों को इशारा किया तो उसमें से चंद वैशी जिनके हाथों में नेज़े थे दौड़ते हुए उस तरफ आ गए।
घेर दो इसे, ये हमारे कबीले का फर्द नहीं है, खंजर बरदार वैशी ने तेज लहजे में कहा। तो नेजा बरदार वैशी तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने आन वाहिद में अजनबी बूढ़े को घेर लिया। अजनबी बूढ़ा ठिठक कर रुक गया और उनकी जानिब तेज नजरों से देखने लगा। अगर अब तुम आगे बढ़े तो मेरे साथी तुम्हें हलाक कर देंगे, खंजर बरदार वैशी ने आगे बढ़ते हुए कहा। मेरे रास्ते से हट जाओ, बूढ़े ने कहा। उसका लहजा बेहद भयानक और गुर्राहट आमेज था। पहले बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो, उस वैशी ने गुर्रा कर कहा। मुझे सरदार ज़काटा से मिलना है, बूढ़े ने जवाब दिया। उसका लहजा उसी तरह गुर्राहट आमेज था। सरदार ज़काटा? ओह, क्या काम है तुम्हें बड़े सरदार से, क्यों मिलना चाहते हो? खंजर बरदार वैशी ने चौंक कर कहा। ये मैं उसी को बताऊंगा। नहीं, जब तक तुम हमें अपने बारे में नहीं बताओगे हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, उस वैशी ने कहा। तुम इस कबीले के नए सरदार का चौका हो ना? बूढ़े ने उस वैशी की तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, मैं ही सरदार का चौका हूँ, खंजर बरदार वैशी ने कहा। तो फिर सुनो सरदार का चौका, मैं सरदार ज़काटा से मिलने आया हूँ। उस तक पहुँचने और उससे मिलने से ना तुम मुझे रोक सकते हो और ना ये तुम्हारे साथी। तुम सबके लिए यही बेहतर होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, बूढ़े ने पहले से ज्यादा और खौफनाक अंदाज में गुर्राते हुए कहा। और अगर हम ना हटें तो? सरदार काचोका ने गुस्सीले लहजे में कहा। दुश्मनों को रास्ते से हटाना मैं बखूबी जानता हूँ, बूढ़े ने कहा। और फिर उसने हाथ में पकड़ी हुई स्याह लकड़ी को किसी पंखे की तरह गर्दिश देते हुए उसका सिरा जोर से जमीन पर मार दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन यूं लरज उठी जैसे जमीन पर ऊंचे पहाड़ से हजारों मन वजनी चट्टान आ गिरी हो, जिसके गिरने से जमीन लरज उठी हो। दमक इस कदर तेज थी कि बूढ़े के इर्द गिर्द खड़े नेजा बरदार वैशी और सरदार काचोका उछल कर गिर पड़े। इससे पहले कि वो उठते जमीन पर टिके हुए स्याह लकड़ी के सिरे पर कौंदा सा लपका और उसमें से बिजली की लहरें सी निकलकर उन वैशियों पर जा पड़ी। वैशी हलक के बल चीख उठे थे। उनके जिस्मों पर बिजली की लहरें तड़प रही थीं और वह तड़पते हुए यूं चल रहे थे जैसे उनके जिस्मों में हजारों वोल्ट का करंट सरायत कर गया हो। उनकी दिलदोज चीखों से माहौल चीख उठा था। दूर खड़े वैशी सरदार काचोका और उसके साथियों को इस हालत में देखकर बौखला गए थे। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो उसका हशर बेहद भयानक होगा, बूढ़े ने बुरी तरह से गरजते हुए कहा। चंद वैश्यों ने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए ही थे कि बूढ़े की गरजदार आवाज सुनकर वहीं ठिठक गए। सरदार काचोका और उसके साथियों के जिस्मों पर उसी तरह बिजली की लहरें चमक रही थीं और वह तड़पते हुए कई कई फुट ऊंचा उछलते हुए चीखें मार रहे थे जैसे उन्हें आग में जिंदा जलाया जा रहा हो। बूढ़ा चंद लम्हे उन्हें इसी तरह तड़पता और चीखते देखता रहा। फिर उसने जमीन पर टिका हुआ स्याह लकड़ी का सिरा उठा लिया। जैसे उसने जमीन से लकड़ी का सिरा उठाया, सरदार काचोका और उसके साथियों के जिस्मों पर लहराती हुई बिजली की लहरें गायब हो गईं। सरदार काचोका और उसके साथियों के जिस्मों को जोरदार झटके लगे और वो साकित होते चले गए। बूढ़े ने सर घुमाकर देखा तो तमाम वैशी उसकी जानिब खौफजदा नजरों से देख रहे थे। बूढ़े ने सरदार काचोका और उसके साथियों का जो हशर किया था उसे देखकर किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे बढ़ सके या उससे कुछ पूछ सके। सरदार काचोका और उसके साथी अभी जिंदा हैं। मैंने उन्हें अभी सिर्फ सबक सिखाया कि मेरे रास्ते में आने वाले का क्या अंजाम होता है। तुम में से अगर किसी ने मुझे रोकने या मेरे पीछे आने की कोशिश की तो मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगा, बूढ़े ने गजबनाक लहजे में कहा। और सरदार काचोका और उसके साथियों के करीब से गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। अब वाकई किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके पीछे आता। वो सब अपनी अपनी जगहों पर साकित खड़े थे जैसे जादू के जोर से पत्थर के बुत बन गए हों। बूढ़ा अब बदमस्त हाथी की चाल चलता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी वो कुछ आगे गया होगा कि एक बार फिर ठिठक कर रुक गया। सामने से चंद वैशी तेज तेज कदम उठाते चले आ रहे थे। उन वैशियों में सबसे आगे आने वाला वैशी सरदार ज़काटा था। वही सरदार ज़काटा जिसने ताकत देवता को हलाक करके उसके परों वाले ताज पर कब्जा कर लिया था और फिर शालाक की पुजारन शाताना के साथ मिलकर शालाक को भी हलाक करके पहाड़ी गार में दफन कर दिया था। सरदार ज़काटा बेहद गुस्से में मालूम हो रहा था। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं। उसके हाथ में उसका मखसूस डंडा था जिसके सिरे पर कांटों वाला फौलादी गोला लगा हुआ था, जबकि उसके साथ आने वाले वैशी नेज़े थामे हुए थे। वो तेज तेज चलता हुआ आगे आया और फिर उसने हाथ के इशारे से नेजा बरदार वैशियों को रुकने का इशारा किया तो वैशी रुक गए। सरदार ज़काटा आगे बढ़ा और बूढ़े के सामने आकर उससे चंद कदमों के फासले पर रुक गया। तो तुम्हें मेरे आने की खबर मिल गई, बूढ़े ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसकी तेज नजरें सरदार ज़काटा पर जमी हुई थी। कौन हो तुम? सरदार ज़काटा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए गुर्रा कर कहा। शंगोला, शंगोला नाम है मेरा, शंगोला ने कहा। कौन शंगोला? मैं तुम्हें नहीं जानता, सरदार ज़काटा ने कहा। उसके लहजे में हैरत थी। मुझे जानने के लिए अभी तुम्हें सैकड़ों बरस लगेंगे, सरदार ज़काटा, शंगोला ने कहा। क्या मतलब? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम?
सरदार ज़काटा ने फुंकारते हुए कहा। यह बकवास नहीं, हकीकत है, शंगोला ने गुर्राते हुए कहा। हो, मेरे कहर को ना ललकारो शंगोला, ये बताओ यहाँ क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? सरदार ज़काटा ने सर झटक कर कहा। तुमने ताकत देवता और शालाक को धोखे से हलाक किया है सरदार ज़काटा। मैं तुमसे उन दोनों का बदला लेने के लिए आया हूँ। शंगोला ने कहा तो सरदार ज़काटा बेख्तियार चौंक पड़ा। बदला? तुम सरदार ज़काटा से बदला लेने के लिए आए हो, ये जानते हुए भी कि ताकत देवता और शालाक की महान ताकतें मेरे पास हैं, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? सरदार ज़काटा ने उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहा। यह तुम्हारी भूल है सरदार ज़काटा कि तुम शालाक के साथ साथ ताकत देवता की भी मावराई ताकतों के मालिक बन चुके हो। शंगोला ने नफरत भरे लहजे में कहा। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? सरदार ज़काटा ने बुरी तरह से चौंक कर कहा। ताकत देवता की ताकतें ताकत देवता के पास ही हैं सरदार ज़काटा। उन्हें हासिल करने के लिए तुम सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हो। शंगोला ने हंसकर कहा। उसकी हंसी में भी जहर की सी काट थी। लगता है तुम्हें दिखाई कम देता है शंगोला। ताकत देवता का मुकद्दस ताज मेरे सर पर है और फिर भी तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। सरदार ज़काटा ने कहा। ताज? परों के बने हुए इस ताज की मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है। ये देखो, शंगोला ने कहा और इसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी का रुख सरदार ज़काटा के सर पर मौजूद परों के ताज की तरफ किया। लकड़ी के सिरे से बिजली की लहर से निकलकर सरदार ज़काटा के सर पर मौजूद ताज पर पड़ी और परों में यकलख्त आग भड़क उठी। उसी लम्हे ताज उछलकर नीचे गिरा और देखते ही देखते जलकर राख हो गया। ताज में आग लगते और उसे सर से उछलकर गिरते देखकर न सिर्फ सरदार ज़काटा बल्कि वहां मौजूद वैसी भी घबरा गए थे। वो फटी फटी नजरों से ताज की राख को देख रहे थे जो बारिश के पानी में घुलती जा रही थी। तेज हवाएं रुक गई थीं मगर बारिश अभी जारी थी, जिनमें उन सबके जिस्म बदस्तूर भीग रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ताकत देवता के मुकद्दस ताज को तुम कैसे जला सकते हो? तुम सरदार ज़काटा ने हकलाते हुए कहा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर शंगोला की जानिब देख रहा था जो भयानक अंदाज में मुस्कुरा रहा था। तुमने जिस वैशी को हलाक करके उससे ताज छीना था वो ताकत देवता नहीं, उसका एक पुजारी था सरदार ज़काटा। महज एक पुजारी? शंगोला ने कहा तो सरदार ज़काटा की आंखें हैरत से फैल गईं। पुजारी? सरदार ज़काटा के मुंह से निकला। हाँ, वो ताकत देवता का पुजारी था, शंगोला ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उसे बरसों से जानता हूँ। वो ताकत देवता ही था, सरदार ज़काटा ने कहा। नहीं सरदार ज़काटा, तुमने ताकत देवता को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे सामने ना खड़ा होता, शंगोला ने कहा। तो सरदार ज़काटा पहले हैरत से उसका चेहरा तकता रहा, फिर अचानक जैसे किसी ने उसे जोरदार धक्का दे दिया हो और वो लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे हट गया और आंखें फाड़ फाड़ कर शंगोला की जानिब देखने लगा। तो तुम उसके मुंह से वहशत ज़दा आवाज़ निकली। हाँ, मैं ताकत देवता हूँ, शंगोला ने भेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा। उसी लम्हे आसमान पर जोर से बिजली कड़की और सरदार ज़काटा यूं उछल पड़ा जैसे कड़कती हुई बिजली उस पर आ गिरी हो। कबीले के वैशी भी ताकत देवता का नाम सुनकर उछल पड़े थे। उन सब की आंखें इस हद तक फैल गई थीं जैसे अभी हल्के तोड़कर बाहर आ गिरेंगी। उन सब के चेहरों पर मौत की सी जर्दी फैल गई थी। बिजली के जोर जोर से कड़कने की वजह से उन सब के दिल ही दहल उठे थे। बारिश का पानी उनके जिस्मों से कतरों की सूरत में टपक रहा था। हर तरफ जैसे अजीब सा पुरहौल सन्नाटा छा गया था, मगर उस सन्नाटे में दरख्तों के पत्तों और ज़मीन पर गिरने वाली बारिश के कतरों की आवाज़ें ज़रूर सुनाई दे रही थीं। सुलेमान, ओ भाई सुलेमान। इमरान ने किताब का आखिरी सफ़ा पढ़कर किताब बंद की और उसे मेज़ पर रखकर ऊंची आवाज़ में सुलेमान को आवाज़ें देने लगा। शंकारा के मामले से फारिग होने के बाद इमरान पिछले कई रोज़ से फ्लैट में पड़ा हुआ था। जोसेफ ने शंकारा की बदरू को चांदी की बोतल में कैद कर दिया था और फिर अचानक उसके हाथ से साकाली नामी बदरू उस बोतल को छीन कर ले गई थी, जिस पर जोसेफ ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा था कि अब उन्हें शंकारा के मामले में फौरी तौर पर अफ्रीका के जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। चांदी की बोतल चूंकि गंडाब की बदरू साकाली उसे छीन कर ले गई थी, इसलिए अब उस बोतल में से शंकारा आज़ाद नहीं हो सकती थी। वो लाख कोशिश करती लेकिन 9 साल से पहले वो किसी तरह भी उस बोतल से आज़ाद नहीं हो सकती थी। हालांकि इससे पहले जोसेफ ने कहा था कि शंकारा की बदरू को वो चांदी की बोतल में ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन कैद रख सकता है। 90 रोज़ के बाद शंकारा की बदरू बोतल से खुद ब खुद आज़ाद हो जाती और आज़ाद होते ही वो उन सबके लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकती थी, जिसके लिए उन्हें फ़ौरन अफ्रीका के जंगलों में जाना पड़ता, जहाँ किसी पहाड़ के नीचे काशारा नामी लड़की का हनूतशुदा जिस्म दफन था। उन्हें हर सूरत में उस हनूतशुदा जिस्म को पहाड़ के नीचे से निकालना होगा। शंकारा को सिर्फ इसी सूरत में हलाक किया जा सकता था, जब वह शंकारा के जिस्म में दाखिल होकर जिंदा हो जाती। उसके अलावा शंकारा को किसी और तरीके से फना करना नामुमकिन था।
जब जोसेफ ने बताया कि चांदी की बोतल को साकाली नामी बदरू के छीन ले जाने से कोई खतरा बाकी नहीं रहा तो इमरान मुतमईन हो गया था। इसलिए उसने फौरी तौर पर अफ्रीका के जंगलों में जाने का इरादा तर्क कर दिया था। शिंकारा के मामले को ख़त्म हुए 40 दिन हो चुके थे और इन दिनों पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के पास भी चूंकि कोई केस ना था, इसलिए इमरान जैसे फ्लैट का ही होकर रह गया था। और जब वो फ्लैट में होता तो उसे सिवाय किताबें पढ़ने के और कोई काम ना होता था। वो सारा दिन लाइब्रेरी में घुसा रहता। लाइब्रेरी के रैकों से वो अपने मतलब की किताबें निकाल कर मेज़ पर रखता और फिर मेज़ के करीब कुर्सी डालकर बैठ जाता और फिर बूढ़े प्रोफेसरों की तरह यूं किताब के सफ़ात में गुम हो जाता जैसे कदीम अदवार के बादशाहों के ज़मीन में छुपे हुए खजानों की तलाश करने के लिए मालूमात इकट्ठी कर रहा हो। इमरान किताबें पढ़ता रहता था और सुलेमान बेचारा उसके लिए चाय बना कर थकता रहता था। वह चूंकि इमरान की इस आदत का आदी हो चुका था, इसलिए वह अब इमरान से कुछ नहीं कहता था। उसे अब ना इमरान पर कोई एतराज़ होता था कि वह हर वक्त किताबें क्यों पढ़ता रहता है और ना ही इमरान के लिए बार बार चाय बनाने से वो उकताहट महसूस करता था। मिस सांची वाले मामले के बाद से वो ना सिर्फ मोहतात हो गया था बल्कि वह इमरान के साथ भी बेहद अदब से पेश आता था और उसके हर हुक्म के सामने सर झुका देता था। अब कई रोज़ से ऐसा सिलसिला चल रहा था कि इमरान को उसे आवाज़ भी ना देना पड़ती थी। वो खुद ही 1 घंटे बाद इमरान के लिए गरम गरम चाय ले आता। चाय का कप वो बड़े अदब से इमरान के सामने मेज़ पर रखता और पहले से मौजूद खाली या फिर ठंडी पड़ी चाय का कप उठाकर खामोशी से वापस ले जाता। अब उसे इस बात पर भी गुस्सा नहीं आता था कि उसकी बनाई हुई चाय इमरान के सामने पड़ी पड़ी ठंडी क्यों हो गई है। इमरान भी उसके बदले हुए अंदाज पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे सिवाय किताबें पढ़ने के उसे और कोई काम ही ना हो। अब भी उसने एक ज़ख़ीम किताब ख़त्म की थी और किताब ख़त्म करते ही उसने किताब बंद करके मेज़ पर रखी और ऊंची आवाज़ में सुलेमान को आवाज़ें देने लगा। चंद ही लम्हों में सुलेमान तेज़ तेज़ चलता हुआ वहाँ आ गया। जी साहिब, सुलेमान ने दरवाजे पर आकर बड़े मौद्दबाना लहजे में कहा। साहिब के बच्चे, ये तुम्हारी जिन्स कब से तब्दील हो गई है? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। जिन्स तब्दील हो गई है? मैं समझा नहीं साहिब। सुलेमान ने हैरान होकर पूछा। तुम मुझे पिछले कई रोज़ से संजीदा खातून बनते दिखाई दे रहे हो और संजीदा खातून जाहिर है कोई मोनस ही हो सकती है। इमरान ने कहा तो उसकी बात सुनकर सुलेमान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये बात नहीं है साहिब। सुलेमान ने कहा। तो क्या बात है साहिब? इमरान ने उसके अंदाज में कहा। मैंने फैसला कर लिया है साहिब कि अब मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं करूंगा। दिलो जान से आपकी खिदमत करूंगा। आपका हर हुक्म बजा लाऊंगा। आप दिन में 1000 बार भी चाय मांगेंगे तो मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। आपको मसूर की दाल, माश की दाल, बल्कि कोई दाल नहीं खिलाऊंगा। मगज़ बादाम, हुरैरा जात, बल्कि जो भी मकवी ग़िज़ा बनाऊंगा वह सबसे पहले आपको पेश करूंगा और आपके हर मेहमान की इज्जत करूंगा। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं दिन रात आपके पाँव भी दबाता रहूंगा। सुलेमान ने संजीदा लहजे में कहा। हैरत है, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम में इतनी शराफत कब से और कहां से आ गई है? इमरान ने उसकी संजीदगी देखकर वाकई हैरान होते हुए कहा। मिस सांची वाले केस ने मुझे बदल दिया है साहिब। मेरी अहमकाना हरकतों और मेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से वह जिस तरह से फाइलें ले गई थी, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो उसी वक्त मुझे शूट कर देता। मगर ये आपकी आला ज़र्फ़ी है कि आपने इस कदर अहम फाइलों के जाने के बावजूद मुझे कोई सज़ा नहीं दी बल्कि मुझे मुआफ़ भी कर दिया था। सुलेमान ने कहा। ओह, तो ये बात है। इमरान ने कहा। जी साहिब। सुलेमान ने इनकसारी से जवाब दिया। तुम्हें यह गलतफहमी क्यों हो गई है कि मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया है? इमरान ने कहा तो सुलेमान चौंक पड़ा। क्या मतलब? आपने मुझे अभी तक मुआफ़ नहीं किया? सुलेमान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान ने संजीदगी से कहा तो सुलेमान का चेहरा धुआं हो गया। ओह, मगर आपने तो कहा था। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं साहिब। सुलेमान ने धीमे से लहजे में कहा। मैं तुम्हें माफ़ कर दूं और तुम मुझसे अगली पिछली तनख्वाहों का हिसाब मांगना शुरू कर दो। यही चाहते हो ना तुम? इमरान ने कहा। नहीं साहिब, अगर आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे दिल से मुआफ़ कर देंगे तो मैं आपसे कोई तनख्वाह नहीं मांगूंगा। सुलेमान ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। क्या तुम सच कह रही हो? इमरान ने खुश होते हुए कहा। जी साहिब। सुलेमान ने कहा तो इमरान आगे बढ़ा और उसने ज़बरदस्ती सुलेमान को गले लगा लिया। थैंक यू सुलेमान, ये कहकर तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार बल्कि लाखों बार मुआफ़ करता हूँ। उफ़, मैं तो ये सोच कर ही हलकान होता जा रहा था कि मैं तुम्हारी तनख्वाहें कैसे दूंगा, कब तुम्हारे सामने सर उठाकर चल सकूंगा और कब मुझे मौका मिलेगा कि मैं तुम्हें बेभाव की सुनाऊंगा। मैं हमेशा से तुम्हारा मकरूज़ रहा हूँ, मगर अब मैं आज़ाद हूँ। अब मेरे सर पर कोई बार नहीं है। अब मैं अपनी मर्जी से जब चाहूँ जहाँ चाहूँ लाखों रुपए लाकर रख सकूँगा। मुझे यकीन है कि उन रुपयों की तरफ अब तुम आंख उठाकर भी नहीं देखोगे और मैं बहुत जल्द रुपया इकट्ठा करके अपने सर पर सेहरा सजाने के काबिल हो जाऊंगा। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। जी साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सुलेमान ने उसी अंदाज में कहा।
ओह सुलेमान, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। इमरान ने दोबारा उसे लिपटते हुए कहा, शुक्रिया साहब। सुलेमान ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। तुम जैसा अजीम मुलाजिम मुझे चिराग जलाकर तो क्या, ट्यूबलाइट्स जलाकर भी नहीं मिलेगा। इमरान ने कहा, अगर आप खुश हैं तो मेरी एक और गलती भी मुआफ़ कर दें साहब। सुलेमान ने कहा, एक गलती? अरे अब एक गलती तो क्या, मैं तुम्हारी हर गलती मुआफ़ कर दूंगा। मुझे यकीन है कि इस गलती की वजह से अब तुम मुझसे अगले 10 वर्षों तक की भी तनख्वाह नहीं मांगोगे। इमरान ने जल्दी से कहा, 10 क्या, मैं आपसे अब 20 वर्षों तक भी कुछ नहीं मांगूंगा साहब। सुलेमान ने कहा, अरे वाह, मैंने क्या बावर्ची पाया है, अगले 20 वर्षों तक तुम मेरे लिए फ्री काम करोगे। तुम सच कह रहे हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कान बज रहे हों या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, ना आपके कान बज रहे हैं और ना ही आप नींद में हैं कि आप ख्वाब देख रहे हों। मैं पूरे होशो हवास से और आपके होशो हवास को कायम रखकर कह रहा हूँ। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड शो, रियली गुड शो। सुलेमान, मुझे बताओ वो अजीम गलती क्या है जिसकी वजह से तुम अगले 20 वर्षों तक मेरे लिए फ्री काम करोगे। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी तुमसे 10-12 मजीद गलतियाँ करा लूँ ताकि तुम्हें लाइफ टाइम फ्री मुलाजिम रखने का स्कोप बन जाए। इमरान ने खुश होते हुए कहा, जी साहब क्यों नहीं। आप ऐसा करें, 2-4 ब्लैंक चेक अपने किसी लिबास में रखकर भूल जाएं, फिर मैं तो क्या, मेरी आने वाली नस्लें भी आपके लिए फ्री काम करेंगी। सुलेमान ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा, ब्लैंक चेक? इमरान के मुंह से निकला, जी साहब, कुछ रोज़ कबल मुझे आपके लिबास में से 3 ब्लैंक चेक मिले थे, मैंने उन्हें अपने पास रख लिया। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके दस्तखत किस महारत से करता हूँ। फिर मैंने अपने तौर पर उन बैंकों में जाकर मालूमात हासिल की जहाँ के ये चेक थे, तो मुझे मालूम हुआ कि एक बैंक में आपके बैलेंस में 3 करोड़, दूसरे बैंक में 2 करोड़ और तीसरे बैंक में 1 करोड़ रुपए मौजूद हैं। मैंने बैंक मैनेजरों को आपकी आवाज़ में फ़ोन करके उन्हें हदायत दी और फिर आपके ब्लैंक चेक लेकर उन बैंकों में चला गया। सुलेमान ने कहा तो उसकी बात सुनकर इमरान की आंखें फट पड़ी। फिर? इमरान ने हकलाते हुए कहा, फिर क्या, मैंने तीनों बैंकों की रकम आपके अकाउंट से निकलवा कर अपने अकाउंट में जमा करा ली। बाद में मुझे ख्याल आया कि मैंने ये काम करके कितनी बड़ी गलती की है, मगर फिर मैंने सोचा कि आप बड़े दिल के मालिक हैं। अगर मैं आपकी दिलो जान से खिदमत करूंगा तो आप यकीनन मेरी गलती को भी मुआफ़ कर देंगे। सुलेमान ने कहा तो इमरान उसकी बात सुनकर धम से सोफे पर गिर गया। उसका चेहरा धुआं हो रहा था और उसका जिस्म यूं लरजने लगा था जैसे उसे शदीद सर्दी लग रही हो। यानी 5 करोड़ रुपए तुमने मेरे अकाउंट्स खाली करके अपना अकाउंट भर लिया है? इमरान ने लरजते हुए कहा, जी साहब, गलती से। सुलेमान ने सर झुकाकर इनकसारी से कहा, गलती? यह तुमने गलती की है, गजब खुदा का, मैं बर्बाद हो गया और तुम इसे गलती कह रहे हो। इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, जी साहब, गलती गलती ही होती है। सुलेमान ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, साहब के बच्चे, 5 करोड़ हथिया कर मुझे कंगाल बना दिया है और फिर भी मुझे साहब कह रहे हो। अरे तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़े, तुम हंसते हंसते मरो। सीक्रेट सर्विस के खेल हल कर करके मैंने पाई इकट्ठी की थी। उन केसों के दौरान सैकड़ों गोलियां मेरे दाएं बाएं से गुजर गई थी, तब कहीं जाकर 10 सालों में मैं 5 करोड़ इकट्ठे कर पाया था और तुमने एक ही झटके में इतनी बड़ी रकम का सफाया कर दिया। अब मैं क्या करूं? कौन शादी करेगी मुझसे? इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, एक झटके में नहीं साहब, 3 झटकों में 3 चेक थे और तीनों अलग अलग बैंकों के। सुलेमान ने कहा, 5 करोड़, हाय मेरे 5 करोड़। जाओ जल्दी जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मैं बेहोश होने से पहले एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ। इमरान ने उखड़े उखड़े सांस लेते हुए कहा, जी साहब क्यों नहीं, मैं आपका बेदाम खादिम हूँ, कहें तो पानी की जगह शरबत बना लूँ। सुलेमान ने कहा, नहीं नहीं, मैं बाज आया शरबत बादाम पीने से। सारी उम्र माश की दाल खिलाते और चाय पिलाते रहे हो और उसके एवज मुझसे करोड़ों रुपए हथियार चुके हो। शरबत बादाम पिलाने के बाद तो तुम मेरे उन अरबों रुपयों पर भी हाथ साफ कर दोगे जो मैंने नामालूम बैंकों में छुपा रखी हैं। इमरान ने कहा, अरे नहीं, आप घबराएं नहीं, मुझे आपके अरबों रुपए से कोई सरोकार नहीं है। वो आपको मुबारक हो, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने सिर्फ अरबों रुपयों का नाम ही सुना है। पाक एशिया के जिन बैंकों में आपके अकाउंट्स थे, मेरे पास उन सब की इन्फॉर्मेशन है। 7 बैंकों में आपके अकाउंट्स में अब सिर्फ 7,770 रुपये बाकी हैं। मैंने आपको सिर्फ करोड़ों की रकम का बताया था। दूसरे बैंकों में आपके जो लाखों रुपए मौजूद थे, गलती से वो भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अगर कहें तो जिन बैंकों से मैंने वो लाखों रुपए निकलवाए थे, उनकी भी आपको तफसील बता दूं। सुलेमान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो इमरान ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। यानी तुम वाकई मुझे कंगाल कर चुके हो? इमरान ने गुर्रा कर कहा, गलती से साहेब, सिर्फ गलती से। सुलेमान ने हंसकर कहा तो इमरान अचानक उछला और उसने झपटकर सुलेमान की गर्दन पकड़ ली। अब अगर मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं तो कैसा रहेगा? मैं भी दुनिया से कह दूंगा कि मैंने गलती से तुम्हारी गर्दन तोड़ी थी। इमरान ने कहा,
मेरी गर्दन तोड़कर आपको क्या फ़ायदा होगा साहब। मेरे मरने के बावजूद रकम वापस आपके अकाउंट्स में नहीं जाएगी। मेरी वसीयत के मुताबिक वो किसी ट्रस्ट में चली जाएगी। मुझे ज़िंदा रहने दें और मुझ पर एतमाद करें। अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आपको रोज़ 20 कप चाय के पिलाऊँगा, अच्छी अच्छी मुरगन ग़िज़ाएँ खिलाऊँगा और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ना आपसे कभी तनख्वाहें मांगूंगा और ना आपको मेरे लिए परेशान होना पड़ेगा। बल्कि अगर आपको ज़रूरत हुई तो 10-20 रुपए देकर आपकी ज़रूरतें भी पूरी करता रहूँगा। सुलेमान ने इस अंदाज में कहा कि इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। वाह वाह, शायद इसी को फ़याज़ी कहते हैं। इमरान ने हंसते हुए कहा, जी साहब, सुलेमान जैसा फ़याज़ और वफ़ादार इंसान आपको कहाँ मिलेगा। सुलेमान ने जवाबन हंस कर कहा, अच्छा भाई फ़याज़ और वफ़ादार इंसान, पानी पिला दो। 5 करोड़ के लुटने का सुनकर मेरा खून खुश्क हो गया है। खून की जगह रगों में पानी दौड़ा लूं, वरना सचमुच में बेहोश हो जाऊंगा। इमरान ने कहा तो सुलेमान मुस्कुराता हुआ चला गया। इमरान जानता था कि सुलेमान ने यह सब बातें उसे खुश रखने के लिए की थीं। वो वाकई शंकारा वाले केस में फूलवती के फ्लैट में आकर फाइलें ले जाने की वजह से अब तक परेशान था। इमरान ने उसे नहीं बताया था कि उसे उन फाइलों की माइक्रोफिल्म वापस मिल चुकी है और फूलवती हलाक हो चुकी है। इमरान चूँकि जान चुका था कि फूलवती ने सुलेमान पर मावरई अमल किया था, जिसकी वजह से वो फ्लैट में दाखिल होने और सुलेमान को अपना अलाकार बनाने में कामयाब हो गई थी। वरना सुलेमान इमरान का ऐसा शागिर्द था जो अपने साये से भी मोहतात रहना सीख गया था। बज़ाहिर सुलेमान इमरान का बावर्ची था, लेकिन इमरान ने उसे जासूसी के तमाम गुर सिखा दिए थे। हत्ता कि उसने सुलेमान को हर तरह का असलहा चलाना, हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करना और फौरी फैसला करने के तमाम रमूज से रूशनास करा दिया था। यहाँ तक कि फारिग औकात में इमरान ने सुलेमान को जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट्स का भी माहिर बना दिया था। सुलेमान चूंकि फारिग रहता था, इसलिए वो किसी सीक्रेट एजेंट की तरह हर तरह की प्रैक्टिस करता रहता था, ताकि अगर इमरान को कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसके म्यार पर पूरा उतर सके। इमरान के साथ रहकर वो सब कुछ सीख गया था। इमरान लाइब्रेरी में बैठा सारा दिन किताबें पढ़ता रहता था और सुलेमान आवाज़ों की नकलें करने और मेकअप की प्रैक्टिस करता रहता था। इसके साथ साथ वो इमरान की ज़रूरतों का भी ख्याल रखता था। वह चूँकि इमरान के कहने पर खुद को सीक्रेट एजेंट के सांचे में ढाल रहा था, इसलिए वो अब अक्सर संजीदा ही रहता था। 5 करोड़ हथियाने का भी उसने मजाक ही किया था, वरना वो सामने रखी हुई रकम को भी इमरान से पूछे बगैर हाथ तक न लगाता था। वो दोनों चूंकि अपने अपने कामों में रहकर ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा हो गए थे, इसलिए मौका मिलते ही नोक झोंक पर उतर आते थे।